हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ये बात मेरे साथ। दोस्तों, भारत में जहां एक तरफ कोरोना की बाढ़ आई हुई है, वहीं असम और बिहार के लोग बरसात की बाढ़ से त्रस्त हैं। यहाँ की बाढ़ अब एक ऋतु की तरह हो गई है, जो लगभग हर साल आती है और अपने साथ सब कुछ बहाकर सूना करके चले जाती है। कई लोगों की मौत होती है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। फिर भी अगली बार की बाढ़ में ये देखने को मिलता है कि पिछली बार की बाढ़ से ज्यादा कुछ सीख नहीं ली गई है। हालात ज्यों के त्यों नजर आते हैं। पिछले साल असम में 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जबकि 88 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बार भी असम से 5,305 गांवों के 56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 107 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, भारत में अब बाढ़ का आना एक आम बात हो गई है। अक्सर ये देखा गया है कि 4-5 दिनों की लगातार बरसात बाढ़ का रूप ले लेती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी नेशनल फ्लड कमीशन के अनुसार देश में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ के अधीन है, जबकि बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है। उत्तर बिहार की 76% आबादी बाढ़ की तबाही के खतरे में आती है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। साल 1987 में बिहार में आई बाढ़ मौत के आंकड़ों के आधार पर अब तक की सबसे भयानक बाढ़ रही है। इस बाढ़ में 1401 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह पिछले 40 सालों की एक लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग हर वर्ष लोगों ने बाढ़ से अपनी जान गंवाई है। आइए जानते हैं बाढ़ आने का कारण क्या है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपदा का सबसे बुरी तरह प्रभावित केंद्र रहा है। भारत बांग्लादेश के बाद दुनिया का सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित देश है। बाढ़ आने के 4 बेसिक कारण हैं। पहला है सिल्टेशन यानी कि गाद। बरसात का पानी जब पहाड़ों से बहकर नदी में आता है तो अपने साथ रेत और मिट्टी के कणों को बहा कर लाता है। ये रेत और मिट्टी के कण नदी के तल में जमा हो जाते हैं और पानी के बहाव को कम कर देते हैं, जिससे नदी में पानी का लेवल बढ़ जाता है। यही पानी ओवरफ्लो होता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। दूसरा कारण है इरोशन या किनारों का कटाव। नदी में पानी बढ़ने पर इनके किनारों को काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से किनारे कट जाते हैं और नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे पानी का फैलाव और ज्यादा हो जाता है। तीसरा कारण है इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण। लोग फ्लड प्लेन की जगह में अतिक्रमण करके रहने लगते हैं। जब नदी ओवरफ्लो होती है तो उसका सीधा और तत्काल असर इनके ऊपर ही होता है। फ्लड प्लेन नदी के किनारे से सटी जमीन को कहते हैं। नदी जब ओवरफ्लो होती है तो सबसे पहले इसी इलाके में पानी आता है। फ्लड प्लेन एक तरह से नदी का ही एक्सटेंडेड एरिया होता है। चौथा कारण है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बरसात भी अनियमित हो गई है। दूसरी तरफ पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, लेकिन ज्यादा पेड़ काटने की वजह से ज्यादा मिट्टी बहकर नदी में जा रही है, जिससे नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं बाढ़ को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। बाढ़ को पूरी तरह से रोकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ जरूरी कदम उठाकर इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो कदम जिसे उठाकर बाढ़ की संभावना को कम किया जा सकता है। पहला उपाय है डिसिल्टेशन। नदी के तल में जमे रेत और मिट्टी के कण को निकालने की प्रक्रिया को डिसिल्टेशन कहते हैं। डिसिल्टेशन के 2 फायदे हैं। पहला, नदी का वाटर लेवल कम हो जाता है और दूसरा, नदी का जो बहाव होता है वो तेज हो जाता है। दूसरा उपाय है एम्बैंकमेंट या तटबंध। नदी या नहर के किनारों को पत्थर और सीमेंट की मदद से इस प्रकार से आकार और मजबूती देते हैं कि पानी के बहाव में कोई रुकावट भी ना आए और किनारों की मिट्टी भी पानी में न बहे। आपको इस फोटो से समझने में आसानी होगी कि तटबंध या एम्बैंकमेंट कैसा होता है। तीसरा उपाय है इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण पर रोक। सरकार को चाहिए कि बाढ़ वाली जगह का मैपिंग कराए और लोगों को उसके बारे में बताए और उन्हें उन जगहों का अतिक्रमण करने से रोका जाए। अगला उपाय है एफॉरेस्टेशन या वनीकरण। भारी बारिश के दौरान पेड़ बाढ़ के खतरे को कम करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वुडलैंड यानी वन प्रदेश बाढ़ के पानी को रोकने में मदद करता है, जबकि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। यानी पेड़ नदियों में जाने वाली तलछट को कम भी करता है और जमीन की पानी को सोखने या एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ाता है। भारत में और स्पेशली बिहार में नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ से बचने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है। सन 2011 में बिहार में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत एक नहर बनाई जाएगी जो कोसी और मेची नदी को आपस में जोड़ेगी और बाढ़ के समय जब कोसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है
तो नहर के माध्यम से उसे मेची नदी में छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें 4,900 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल भी दबाएं। अगर कोई सजेशन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन और भी किसी को बतानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।